आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चे। लास्ट टाइम जो हमने किया था मॉलिक्यूलर क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। एक बार फिर सुन लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था। हमने देखा कि आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ये बोलेगा कि मान लीजिए कोई भी दुनिया का कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड की कोई ना कोई शेप जरूर होगी, मतलब कोई ना कोई किसी एंगल में वो मॉलिक्यूल जरूर रखे होंगे। ठीक है, जैसे इसकी अलग शेप है, इसकी अलग शेप है, आपके पास ये एक अलग शेप में है, सबकी शेप अलग अलग है। एक फिर इस कंपाउंड को बनाने के दौरान कौन कौन सी ऑर्बिटल का यूज़ हो रहा है, इस कंपाउंड को बनाने के दौरान कौन कौन सी ऑर्बिटल का यूज़ हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो आपके पास दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं वो किसी ना किसी हाइब्रिडाइजेशन से जरूर कैरी करेंगे और उनकी कोई ना कोई पर्टिकुलर शेप जरूर होगी। जैसे आपके पास मान लीजिए मैंने दिया है एक BeH2। अब ये BeH2 जो है आपके पास क्या रहेगा, कहते हैं इसमें आपके पास देखो हमेशा जो सेंट्रल एटम होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल, सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन निकाली, कितना होता है 4 1s2 और फिर इतना हुआ 2s2, ये 2s2 और ये 1s2, और इसमें 2p ऑर्बिटल क्या होती है, खाली पड़ी होती है। तो क्या मैं इसको एक्साइट करवा सकता हूँ, 2s वाले 2p में जा सकते हैं, याद करो 2p वाले 2s में बिल्कुल जा सकते। तो ये क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये देखना था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड हैं वो आपके कौन सी शेल के हैं, कौन से ऑर्बिटल के हैं, ये पता करना है। कौन कौन से ऑर्बिटल के हैं वो, एक s का है और एक p का। आपको सिर्फ उतना ही देखना है कि आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी ऑर्बिटल में है, और वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑर्बिटल कौन कौन सी ऑर्बिटल होगी। तो आप देखोगे एक s ऑर्बिटल, ये आउटर वाले मत बोलो, s और p बोलते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो आपके पास इस बेंजीन की बॉन्डिंग के दौरान कौन कौन सी ऑर्बिटल यूज हो रही है, बोलो। s होती है, एक s होती है और एक p, क्या ये बात ठीक है। तो ऐसे ही अब आपसे बोलेगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप बोलोगे भाई इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम की, सिर्फ सेंट्रल एटम देना है, सेंट्रल एटम की 2 ऑर्बिटल यूज होती है, एक s होती है एक p होती है, इसलिए इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp है। इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल यूज होती है और एक p ऑर्बिटल। क्लियर हुआ। फिर आपको बोलेगा इसकी स्ट्रक्चर क्या हो, इसकी शेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। फिर शेप क्या होगी, शेप अलग होती है, बी जिसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी ना उसकी शेप हमेशा लीनियर होगी, उसकी शेप क्या होगी, हमेशा लीनियर। क्लियर हुआ। ऐसे ही आपके पास कोई और होता, जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ BF3 होता है, एग्जाम्पल यही कर देता हूँ जीमेट्री में, लास्ट टाइम कर चुके हैं वैसे ये। अब कहता है कि आपके पास क्या था, कभी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p1 होती है। क्या ये 2s वाला इधर आगे जाएगा, यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब कितनी ऑर्बिटल यूज हो रही है, सिंगल वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक s यूज हो रही है और 2 p। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक s 2 p, तो नाम बनेगा sp2। sp2 बोलते हैं, स्क्वायर नहीं बोलेंगे, sp2 बोलते हैं। ऐसे ही जब आप कार्बन देखोगे CH4, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना तो कार्बन में कितना आएगा, 2s2 और 2p2 होता है। ये आगे इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, तो यहाँ कितने हो गए बोलो, 3। आगे इस साइड से चला गया, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए, 4। अब इस 4 के बाद कितनी ऑर्बिटल हो गई, 1 2 3 4, एक तो s है और p कितनी है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3। तो एक sp होता है, एक sp2 होता है, एक sp3 होता है। ऐसे ही एक आपके पास ऑर्बिटल और थी, कल हमने किया था PCl5। PCl5 के अंदर कितना होता है, 3s2 होता है, 3p3 होता है और 3d क्या होता है, खाली पड़ा होता है।
ये 3d, ये 3p और ये 3s। अभी फॉस्फोरस 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक्साइड कर सकता है 3 वाले 3 में जा सकते हैं जी, शेयरिंग कर, वो आपके एक्साइड करेंगे। कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन से ऑर्बिटल यूज करेगा वो? एक s, 3p और एक d। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d। क्या होगी? sp3d। तो ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक और होती है, एक होगी sp3d2, जिसमें एक s, 3p, 2d यूज हो जाएंगे, उसमें sp3d2। और एक होता है sp3d3, उसमें 3d ऑर्बिटल यूज होंगे। बस ये 7 होते हैं, 7 तो 6 ही होते हैं। तो ये आपके पास इसमें से कोई ना कोई आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में करते हैं। कहते हैं इसको तरीका, एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था जी मैंने आपको। इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है निकालने का, तो वो क्या था? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम प्लस क्या था? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी मॉलिक्यूल की, जो गिवन मॉलिक्यूल होगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप इधर। जैसे सपोज करो मैंने बोला CH4, ठीक है, CH4। मैं आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp4 है तो स्ट्रक्चर होगी लीनियर। क्या होगी स्ट्रक्चर? लीनियर। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तब स्ट्रक्चर क्या होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर आपकी स्ट्रक्चर sp3 है तो क्या होगी? टेट्राहेड्रल। क्या होगी? टेट्राहेड्रल। अगर आपकी स्ट्रक्चर sp3d है तो क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर आपकी स्ट्रक्चर sp3d2 है तो क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। और अगर आपकी स्ट्रक्चर sp3d3 है तो क्या होगी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल ये होती है। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है इस ज्योमेट्री से ही ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, यहाँ से ही मिलेगा। अब कैसे करोगे? देखो, मान लीजिए आपको दिया पेपर में CH4 की मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ और शेप बताओ क्या होती है, तो कैसे निकालोगे आप? अब आप क्या करोगे कि सबसे पहले क्या निकालोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, पहले तो इसमें चेक करो सेंट्रल एटम है कौन? कौन है? कार्बन। फिर कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन खुद के पास कितने हैं? 6, 2 और 4 होते हैं। तो बाहर वाले आउटर शेल वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके? 4 प्लस डिवाइड बाई 2 होता है। अब वो आएगा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कौन से होते हैं? जो सिर्फ एक बॉन्ड बनाए, या बोलो जिनकी वैलेंसी 1 होती है, और वो सिर्फ 5 ही होते हैं। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 5। यानी कि अगर इसमें से कोई साइड एटम है तो आप उसके नंबर ऑफ एटम लिखोगे, इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ एटम। कितने एटम है जी हाइड्रोजन की? तो यहाँ उतने आएंगे 4। कितना आएगा? 4। 4 का मतलब क्या हुआ? एक S होती है और P कितने हो जाएंगे? यानी टोटल 4 ऑर्बिटल होगी, एक S और 3 P, टोटल 4 होगी। अगर 2 होता तो क्या आती? 3 होते तो और 5 होते तो उधर देखो क्या है, sp3d। और 6 होते तो sp3, 4 और 2 6, 4 1 4 और 3 7, ऐसे हो। क्लियर हो?
तो ये हो जाएगी आपकी बस sp3 कर दी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई। फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या बताना था, उसकी शेप। sp3 के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनकी शेप हमेशा फिक्स होती है। फिर कैसे होती है, ऐसे सेंट्रल एटम कोई भी, जैसे कार्बन है सेंट्रल एटम, उसमें ऐसे आपने ये लाइन बनाए, ये आपका सेंट्रल एटम, ठीक है, ये आपका सेंट्रल एटम रहता है। इसमें 4 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 और 4। हमेशा sp3 वालों को जब चारों बॉन्ड बनाएगा तो ऐसे होगा। इसका नाम क्या होता है, टेट्राहेड्रल। क्या नाम होता है, टेट्राहेड्रल। क्लियर, ये होती है टेट्राहेड्रल। यहाँ शेप ऐसे ही बनेगी हमेशा, टेट्राहेड्रल ये होता है। फिर एक था आपके पास PCl5। PCl5 क्या होता है, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। नंबर ऑफ वैलेंस एटम कितने इसमें, 5 ही है, कितना होगा 5 होगा तो क्या आएगा, sp3d। sp3d, अब sp3d है, 5 है तो 5 ही लाइन लगाएंगे। उसके लिए लाइन क्या थी, स्पेशल ट्रायगोनल बाइपिरामिड। ये शेप सबकी आपने खुद याद रखनी है। ये सेंट्रल आ गया, 2 लाइन बिल्कुल स्ट्रेट और एक, जितनी ये होंगे ना उतनी लाइन लगानी है हमने, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 क्लोरीन लगा दो, 1 2 3 4 और 5, ठीक। इसका नाम क्या होता है, शेप का नाम बोलो, ट्रायगोनल बाइपिरामिड, ठीक है जी। ऐसे हो जाएगा ये ट्रायगोनल बाइपिरामिड। फिर आपके पास एक एग्जांपल लिखा था मैंने, SF6। इसकी शेप बोलो, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, एटम भी 6 ही, कितने हो जाएगा 6 के लिए क्या होता है, sp3d2, ठीक है। अब इसकी शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब कितने, इसमें कितनी लाइन आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। तो इसमें सेंटर एटम आपका ये सल्फर, ठीक है, सब की जगह पे इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल के नाम से जाना जाता है। ये लो जी, ऐसे ट्रायगोनल बाइपिरामिड, ये ट्रायगोनल ट्रिनोडल भी होता है 3 के लिए। मान लीजिए DF3, इसमें कितना आएगा, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, ये भी 3 है, तो 3 के लिए क्या होगा, sp2 की शेप हमेशा से 1 2 और 3, ये नाम होगा ट्रायंगुलर प्लेन, ट्रायंगुलर प्लेन। तो ऐसे आपके पास अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन की अलग अलग शेप होगी। इस सभी शेप्स को हम अलग अलग याद रखेंगे रजे, कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सी शेप है, ठीक है। वो नीचे अभी फोन कर लेते हैं उसको। ठीक है जी, तो ये तो फिर बहुत सिंपल वाला एग्जांपल। अब क्या करेंगे रजे, कहते जी ये तो आपके पास सारे बोल थे जो सभी के सभी बॉन्ड बना रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी होते जो लोन पेयर कैरी करेंगे, उनको भी हमें करना है। अब उनके लिए कैसे होगा, आपको एक एग्जाम्पल से ही बताया था कल मैंने। जैसे सपोज करो आपको दिया CH4 और एक है आपके पास NH3, CH4 और NH3। थोड़ा सा यहाँ कहते हैं दोनों के बारे में हमें बताओ, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन काउंट करो कितने, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ये एटम कितने हैं 4 एटम दिखते ना, तो कितना होगा 4। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 टेट्राहेड्रल। वो शेप होती है, ज्योमेट्री जो आपको लगेगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। इसकी काउंट करो, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, 7 होता है ना, ये याद रखना है। हाइड्रोजन कितने हैं, इसके लिए कितने बनेंगे sp3। यानी कि दोनों मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो सेम है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है सेम, इसकी भी sp3 है, इसकी भी sp3 है। तो आपसे पूछ लो क्या दोनों की शेप सेम होगी, क्या दोनों की शेप जो है वो सेम होगी, क्या देख लेते हैं।
कहते हैं जो sp3 की शेप होती है क्या होती है, सेंट्रल लिखो, जो भी सेंट्रल में एटम है उससे ऐसे 4 लाइन लगा देते हैं, 4 बॉन्ड बना, इसके भी बना देते हैं नाइट्रोजन के लिए, बना दी। अब जितने साइड एटम है वो सब लिख दो। इसमें कितने साइड एटम है, 4 है, 1 2 3 4, यानी कि सारे बॉन्ड क्लियर बनाते हैं। जब सारे बॉन्ड क्लियर बनाना है तो नाम होगा टेट्राहेड्रल, तो इसका नाम होगा टेट्राहेड्रल। क्लियर। अब दूसरा इसको देखो, ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। कहता जी लाइन तो 4 है पर बॉन्ड कितने बनाएगा, 3। चलो जी 3 बनाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3। अब ये क्या रह गया, जब ऐसे एक बॉन्ड खाली रह जाता तो उसका मतलब वहाँ लोन पेयर आएगा, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। यहाँ ऐसे एक लोन पेयर दिखा, यहाँ क्या आएगा, तो ये एक बॉन्ड नहीं बनाना, लोन पेयर ही है, बाकी 3 बॉन्ड बनाते हैं। अब कहते हैं जी इसका नाम क्या हुआ, कहते हैं नाम जो भी आपने ये लिखे ना, ट्राइगोनल, प्लेनर, लीनियर, ऑक्टाइड, ये सब तब नाम होगा जब सारे बॉन्ड बनते हैं। जैसे इसका टेट्राहेड्रल नाम आएगा तब ये 4 बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ ये 4 बॉन्ड नहीं बन रहे, एक बॉन्ड कम है, तो इसका नाम टेट्राहेड्रल नहीं होगा, इसका नाम टेट्राहेड्रल नहीं होगा। कहते टेट्राहेड्रल नहीं होगा, फिर क्या नाम होगा बताओ, तो इसका नाम बताओ क्या होगा। कहते हैं जब भी आप इसकी नेमिंग करोगे ना बच्चे, तो कहते हैं कि आपको कभी भी इसको क्या नहीं करना, आपको इसको कभी भी, मैं आपको एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ, इसको आपने कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट जो नहीं कर रहे ना उसको काउंट ही नहीं करना होगा। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उसको काउंट नहीं करते, यानी कि आपका जो ऊपर वाला लोन पेयर है उसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसकी नेमिंग क्या करेंगे, वैसे नेम इसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये देखो जी ऐसे होता है कुछ, ये आपकी एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये ब्लैक वाला जो है कार्बन है। ठीक है, बाकी सब ये 4 के हैं, एटम बना लीजिए, 4 एटम होंगे, 1 2 3 4। ये एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप है। ये आपके पास अगर मैं इधर दिखाऊं, ये क्या है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप है। इसमें जो ये वाली लाइन है, ये रही, देखो ऐसे, इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, ये H, ठीक है, ये वाला एटम ये वाला हो गया, ये वाला ये हो गया, और जो ये है आपको बोर्ड में दिखाई पर मैंने बताया पीछे की हो रहा है क्योंकि 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है और 3 डायमेंशन को हम बोर्ड में दिखा नहीं सकते, तो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर होगा। एक हाइड्रोजन पीछे की होता है, एक ऊपर और 2 साइड। क्लियर। तो ये जो इसके बीच में एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये इनका एंगल कितना होता है 109.28, 109 डिग्री 28 मिनट। फिक्स है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, एक। अब दूसरा कहते हैं इसकी ज्योमेट्री भी sp3 है, ये भी ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सेम ही ना, ऑलमोस्ट देखो यहाँ से देखो सेम, लेकिन फर्क क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर यहाँ एक एटम नहीं है, यहाँ एटम नहीं है। जब एटम नहीं है तो ये तो टेट्राहेड्रल है, इसको हम टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे। ये एक पिरामिड की इसमें बोलता है कि जो आपके पास लोन पेयर नहीं है ना उसको आप भूल जाओ, तो उसको आप काउंटिंग में या शेप देते टाइम उसको यूज नहीं करेंगे। तो ये आपके पास एक पिरामिडल शेप बनेगी। क्या बनेगी, एक पिरामिडल शेप बनेगी, जैसे पिरामिड होता है, सिर्फ इसको एक ना देखो ऐसे बना, तो एक पिरामिड टाइप शेप बनेगी। तो इसका नाम क्या होगा, कहता है इसकी ज्योमेट्री तो sp3 है, इसकी भी sp3 है, बट दोनों की शेप जो है वो सेम नहीं होगी रुचि, वो क्या हो गया आपके पास पिरामिडल। तो NH3 की जो शेप होती है वो रुचि क्या होती है, पिरामिडल होती है। NH3 की शेप क्या होती है, पिरामिडल होती है, और CH4 की शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। क्लियर है। एक बार ऐसे इसमें एक मॉलिक्यूल और आएगा, इसमें एक मॉलिक्यूल और ऐड करता हूँ आपके लिए। एक होता है वाटर मॉलिक्यूल H2,
H2O को भी बताओ। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, काउंट करो इसकी हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 और 2 हो जाएंगे ये आपके सेंट्रल एटम, ये मोनोवैलेंट एटम कितने होगा 4 होगा। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। तो इसकी शेप भी ऐसे ही करेंगे ना 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो लेकिन बॉन्ड कितने बनाएगा ये, 2 ही बनाता है। कितने बनाता है सिर्फ, पॉसिबल कितने हैं 4, पर 2 क्या बनाएगा, बॉन्ड ही 2 ही बनाएगा। तो 2 क्या होंगे लॉन पेयर, 2 क्या होंगे इसके पास लॉन पेयर। तो आप बोलोगे इसकी शेप क्या है, कहता है sp3 तीनों की शेप sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है पर शेप अलग होगी। इसकी टेट्राहेड्रल, इसका एक लॉन पेयर था तो पिरामिडल, इसके बाद 2 लॉन पेयर तो इसकी शेप और अलग हो जाएगी। एक्चुअली में इसकी शेप थोड़ा सा पेंट करके ऐसे बन जाएगी। अगर मैं इसको इधर से दिखाऊं तो ऑक्सीजन H और ये 2 हाइड्रोजन ऐसे हो जाएंगे, थोड़ा सा ये एंगल से चेंज हो जाएगा, रिपल्शन बोलते हैं इसको। एक्चुअली स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें जो स्ट्रक्चर हो ये इससे sp3 थी, सिर्फ ये 2 बोला, ये आगे वाले जो ग्रीन वाले ना ये रह जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला और ये तो लॉन पेयर है, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। इसको मान लीजिए जैसे देखो, अगर आपने इन दोनों को गायब कर दिया तो इसमें ये 2 रहेगी, तो क्या बनेगी शेप ऐसे। ये इनवर्ट उल्टा भी है, इसको वी शेप बोलते हैं, ठीक है, ये वी शेप है। अगर 1 नहीं था 3 थे, ये नहीं मानोगे तो पिरामिडल, 2 नहीं मानोगे तो वी शेप, 4 मानोगे तो टेट्राहेड्रल। तो यही आपके पास कह दीजिए, आपके पास अलग अलग शेप्स हैं कि मॉलिक्यूल आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल इसकी जो शेप रहेगी वो रहेगी रजी क्या, इसको बैंड शेप भी बोलते हैं, थोड़ा बैंड हो जाता है इसको बैंड शेप बोलेंगे, या इसको वी शेप भी बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, वी शेप के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास देखो 3 मॉलिक्यूल है, CH4 NH3 और आपके पास H2O। तीनों मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3, लेकिन तीनों की शेप अलग अलग है। और ये सिर्फ फर्क किसकी वजह से आया, ड्यू टू द लॉन पेयर, ड्यू टू द लॉन पेयर की वजह से क्या आता है, इसमें फर्क आता है। अगर फर्क आपके लॉन पेयर अलग है तो शेप भी क्या होगी, अलग आएगी। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। ऐसे कुछ एग्जांपल और भी हैं, जैसे सपोज करो आपके पास है एग्जांपल, मैं कहता हूँ PCl5 का कितना था 5 + 5 आता था sp3d, कितना है sp3d। अब कहते हैं sp3d है तो इसकी शेप क्या बनी थी, याद करो, एक ऊपर नीचे एक ऐसे ट्रायंगल, Cl 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 और Cl। आपको बोला था कि ये एक देखो ट्रायंगल बनाता है, इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर। बायपिरामिडल का मतलब एक ऊपर और एक नीचे, बायपिरामिडल, जिसका पूरा नाम होता है ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। क्लियर, 5 कोण बनाएगा तो नाम होता है ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। लेकिन कहता सपोज करो इसमें एक आधा लाइन तक मैं देखा था, एक एग्जांपल था ClF4, मान लो पेपर में ये देखे ClF4, कहते जी इसकी मुझे हाइब्रिडाइजेशन करके दिखाओ। तो आप सबसे पहले से क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। सेंट्रल एटम कौन है इसमें, क्लोरीन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं क्लोरीन के, 7 होते हैं, ठीक है 7 होते हैं। ये ClF3 होता है, 4 नहीं होता। वैलेंस इसके फ्लोरीन कितने हैं, एटम 3, तो 3 ही आ जाएगा, कितना होगा 5। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d, सेम है, ClF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है। तो इसके भी लिख दो जी, सेंट्रल एटम कौन है क्लोरीन, 1 2 3 4 और 5 एटम होंगे। लेकिन कहता है क्लोरीन के पास बॉन्ड बनाने के लिए कितने हैं, सिर्फ 3 ही है, बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ क्या है 3 ही है।
तो कहते हैं कि बॉन्ड कहाँ आएगा, बॉन्ड कहाँ कहाँ आएगा, 5 है आपके पास, तो कहाँ लिखोगे बॉन्ड। इसमें आपको 2 लाइन भी बताई थी रजी मैंने, ध्यान रखिएगा दोबारा भी। इसमें जो ये 3 होते हैं ना, ये 3 जो आपको ट्राइंगुलर बोला, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। और जो ऊपर और नीचे वाली लाइन इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। 2 होते हैं इसके अंदर, एक होती है एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन 2 होती है ऊपर और नीचे, और इक्वेटोरियल पोजीशन 3 होती है ट्राइंगुलर वाला। इसमें एक रूल होता है, इस सिर्फ इसके लिए होगा sp3d के अंदर ही, जब आपके पास ज्योमेट्री होगी ना, इसी के लिए रूल बोलते हैं, जब ये होगा इसी में, और कोई स्ट्रक्चर नहीं। कहते हैं जो लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर ऑलवेज प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। जो आप लोन पेयर हमेशा लिखोगे ना, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएंगे, यानी कहाँ पर, 1 2 और 3। कभी भी लोन पेयर एक्सियल पे नहीं आते। यहाँ लोन पेयर आप कभी नहीं लिखोगे, यहाँ लोन पेयर नहीं लिखेंगे तो क्या आएगा, एटम ही आएंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको कहता है कि आपको 3 फ्लोरें लिखने हैं, तो अभी बताया कि यहाँ लोन पेयर तो नहीं लिख सकते, तो एटम यहाँ आएंगे ही आएंगे, 2 आ गए। एक एटम रह गया, वो कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते। 2 क्या रह गए, लोन पेयर, वो यहाँ लिख दो साइड में, लोन पेयर एक तरफ हो गए, एटम एटम एक तरफ हो गए। अब कहते हैं कि इसकी शेप बताओ क्या है। ये तो था ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ये तब था जब 5 बॉन्ड बना रहा था। अब 5 बॉन्ड नहीं बन रहा है, अब क्या बनेगा। अब आपको बोला ना कि जो आपकी लोन पेयर वाली लाइन बॉन्ड होते हैं वो उनको भूल जाओ नाम लिखते हैं, तो इसको सपोज करो, ये इमेजिन करो ये नहीं है, खत्म। अब क्या रहेगी, सिर्फ देखो क्या ये टी नहीं रह गया, टी है ना, तो इसकी शेप का नाम क्या होगा, टी शेप। इसकी नाम क्या होगा, टी शेप। क्लियर हुआ। तो CLF3 की शेप का नाम क्या होगा, टी शेप के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही आगे एक और करते एग्जांपल। ये तो टी शेप वाला हो गया, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। एक होता है आपके पास SF4, ये SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई चेक करो। सल्फर कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन कितने हैं 4, कितना आएगा 5, क्या बनेगा sp3d सेम। ठीक है, वही 5 लाइन लिखेंगे हम इसके अंदर, तो ऐसे ही होगा जी आपके पास 5। अब बताओ मुझे कितने बॉन्ड लिखने पड़ेंगे, 4। तो 2 बॉन्ड कहाँ आएंगे, वो फिक्स है हमेशा ऊपर और नीचे, तो बॉन्ड लिखेंगे ही लिखेंगे। अब 2 बॉन्ड और लगाने हैं, यहाँ लगाऊं, एक यहाँ लिखने के लिए मैं यहाँ लगा दूँ ताकि बॉन्ड बॉन्ड एक तरफ हो जाएंगे सारे। तो यहाँ क्या आएगा, लॉन्ग पेयर। ठीक है, यहाँ आएगा लॉन्ग पेयर। तो बस अब इस शेप का नाम क्या होगा, एक आपने वो सीसा वाला झूला देखा है, आपने वो सीसा वाला झूला देखा, तो वो ऐसे होता ना, एक ऊपर फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इसकी जो शेप होता है ना वो सीसा होता है। इसकी जो शेप होती है क्या होती है, सीसा जैसी। बोलो जी, कुछ बात कर ले पड़ी। ठीक है, तो SF4 की शेप क्या होती है, सीसा जैसी होती है। ऐसे इसमें एक एग्जांपल और भी होता है sp3d के अंदर ही। ज्योमेट्री sp3d है लेकिन शेप देखो अलग अलग चल रही है सबकी। एक है आपके पास XeF2 ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। नोबल गैस होते हैं ना ज़ीनॉन, अब आप लोग नोबल गैस तो कंपाउंड ही नहीं बनाते, लेकिन सिर्फ ज़ीनॉन ही जो होता है ना, एक अकेला नोबल गैस है जो कंपाउंड बनाता है। ठीक है,
ये हम आगे +2 में आएगा ये चैप्टर ज़ीनोन नोबल गैस वाला, वहाँ देखेंगे कि ज़ीनोन एक ऐसा कंपाउंड है जो नोबल गैस बनाता है। कैसे करेंगे जी? आप देखो इसको काउंट करो, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं सारे वैलेंस। जैसे इसका मान लीजिए जितनी है ना 2 8 8 तो उसका 8 होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्लस वैलेंस फ्लोरीन कितने हैं? 2, कितना आएगा? 5। वही सेम बनाओ जी, 1 1 है। अब आपको कितने बोर्ड बनाने हैं? सिर्फ 2 ही बनाने हैं ना। कहाँ आएंगे? ऊपर और नीचे, क्योंकि हमें यहाँ ही लोन पे नहीं लगा सकते, बाकी क्या लगा देंगे? लोन पे लगा देंगे। अब शेप क्या बनेगी? अब एक लाइन में ही है ना, तो इसकी शेप क्या बनेगी? वी। इसकी शेप क्या बनेगी? तो कहने का देखो जी मसला यही था कि आपके पास ज्योमेट्री sp3d है, लेकिन उसकी शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो एक फिक्स है, तब बोलेंगे जब आप सारे बॉन्ड बना रहे हो तब। लेकिन अगर आपके बॉन्डिंग अलग अलग है, एटम अलग अलग है, लोन पेयर आ गए हैं, तो शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब sp3d के ही देखो, उसमें सीसा भी है, लीनियर भी है, टी शेप भी है और ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। क्लियर हुआ जी आपको? तो ये था आपके पास sp3d के कुछ एग्जांपल। अब इसके करते हैं sp3d2। ये लिखे सर सारे नहीं होंगे, तो मैं अपने दोस्त से करवा रहा हूँ। एक होगा जी आपके पास sp3, एक होता है Me4, ज़ीरोन टेट्राफ्लोराइड। अब इसका नाम क्या होगा? इसको पहले कंपेरिजन करवाते हैं, इससे एक सिंपल वाला लिख देते हैं। जैसे ये एग्जांपल लिया था मैं SF6 का, कितना था? 6 और 6 6 sp3d2। ऐसे होता है, ये स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं इसमें। 4 तो ऐसे स्क्वायर में आ जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये शेप क्या थी? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए XCF4, तो इसकी ज्योमेट्री देखो 8 + 4 कितने हो गए? 6 हो गए। 6 की शेप क्या बनेगी? sp3d2। क्लियर? अब ये कहता है कि आपके पास sp3d2 तो आ गया, ठीक है, इसकी शेप क्या होती है? कहते हैं इसमें ज़ीनोन सेंटर में लगा दो, 1 2 3 4 5 और 1 6। क्लियर? अब आपको क्या करना है? बॉन्डिंग कितने बनाने हैं? 4। कहाँ पर आएंगे बताओ? शाबाश। आपको मैंने एक चीज बोला था कि जो लोन पे पीछे वाला sp3d था ना, उसमें हमने क्या किया था? ऐसे था, ये इस पे एक्सियल पोजीशन हो रहा था और बोला था यहाँ पर लोन पेयर नहीं आएंगे। बट आपको बोला था ये स्पेशल सिर्फ इसके लिए है, sp3d के लिए। बच्चे हर बार गलती करते हैं, तो ये नहीं समझ रहे यहाँ पे ऐसा नहीं, ये खेल यहीं तक ही था और खत्म हो चुका है। अब ये वाला उसका बिल्कुल उल्टा होता है, जो लोन पेयर आएगा ना वो हमेशा ऊपर या नीचे ही लगेगा, तो उसमें उल्टा था। इसमें जो ऊपर नीचे वाली लाइन है उसी पर लोन पेयर आएगा, कॉर्नर पर लोन पेयर कभी नहीं आएगा। सिंपल से अपनी बात है, ठीक है जी। तो क्या आएगा जिसका बताओ? कहाँ आएगा लोन पेयर? ऊपर और नीचे आ जाएंगे। 4 तो फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है वो ऐसे कॉर्नर पर आ जाएंगे और ये लोन पेयर एक ऊपर और एक नीचे आ जाएंगे। क्लियर? शेप हो, आप ऊपर और नीचे वाली लाइन को सपोज करो नहीं है, खत्म कर दो, क्या रह गया पीछे? एक स्क्वायर प्लेनर ही रह गया। स्क्वायर रह गया और वो प्लेन में, तो नाम क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। XCF4 हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 है, बट जो शेप है वो क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर होगा। शेप क्या होगी उसकी? स्क्वायर प्लेनर। बोलो जी, यहाँ तक समझ में आया सभी को?
तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके पास, जो आपको करने में हेल्प मिलेगी। इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो आप हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये आपका सेकंड पार्ट भी खत्म हुआ। थर्ड देखिए, इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं। कंपटीशन वगैरह में ये आते हैं टाइम वगैरह नहीं पाते। सपोज करो आपको ये बोला NH4 पॉजिटिव, ऐसे बोल दे, ठीक है। ये आपको बोल देगा NO3 नेगेटिव, ऐसे कुछ आ जाए, तब क्या करोगे? ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो यानी कि कैटायन और एनायन वाले कंपाउंड भी आ सकते हैं, जिस पर पॉजिटिव भी हो और क्या हो, नेगेटिव भी हो। अब वो कैसे करेंगे देखिए। मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है, सेम सारा रूल सेम ही रहेगा। नंबर ऑफ एटम कितने, इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 4 डिवाइड बाई 2। एक बस आपने फॉर्मूला इसमें ऐड क्या करना है, कहता है अगर आपके पास कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है पॉजिटिव चार्ज, तब तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे। कैटायन क्या करते हैं, कम करते हैं, तो यहाँ आएगा इसके साथ ही ऐड करेंगे माइनस कैटायन और प्लस अनायन, ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर आपके पास कैटायन है यानी पॉजिटिव चार्ज है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन आप कम कर दो, अगर नेगेटिव है तो उतने क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसमें एक नेगेटिव मैं कम कर देता हूँ, एक पॉजिटिव है ना, उल्टा हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना। नेगेटिव कम हो गया तो कम हो तो कितनी वैल्यू आएगी, 8, 4 आएगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 आ जाएगी ना, 4 के लिए क्या होती है sp3। फिर क्या शेप आएगी, नाइट्रोजन को बीच में रखो, 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन है, 4 ही है सबकी बात। तो इसकी शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल, क्योंकि अब चारों बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा आयंस को आपने ऐसे ब्रैकेट में लगा के ऊपर चार्ज भी दिखाना, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। सर अकेला NH4 होता है 9/2 बनता ही नहीं, होता ही नहीं अकेला NH4। हाँ जी, कुछ समझ में आया, ऐसे होता है। फिर मान लीजिए एक वैरायटी और ऐसे भी हो सकता है आपके पास, जैसे सपोज करो आपको बोलेगा कि CO2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन दिखाओ। जब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन करने जाओगे तो आप कोई फॉर्मूला यूज करो, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। अब आप 4 जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने जाओगे ना तो आप देखोगे नंबर ऑफ वैलेंस मोनोवैलेंट एटम तो सिर्फ ये थे, तो ये इनकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी कितनी है 2, 6/2 होती ना। तो अब हमने सिर्फ यहाँ पर वही आइटम लेने हैं, इन पांचों में से कोई आइटम है वही लिखेंगे, और कोई है तो नहीं लिखेंगे, 0 डिवाइड बाई, क्लियर हुआ, कितना आया 2 आया, 2 आया तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सिर्फ sp। याद करो sp की शेप क्या होगी, लीनियर, मतलब ऐसे होगा, 2 ही होते थे। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा दोनों डबल बॉन्ड आता है, ये शेप होती है। तो CO2 की जो शेप होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है। CO2 की जो शेप होती है वो क्या होती है, लीनियर। बोलो जी, कुछ बात पल्ले पड़ी क्या? ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अगर डबल बॉन्ड वाले तो आप, अगर इनके अलावा कोई आइटम है तो उसको आप छोड़ दोगे, नहीं लिखेंगे फिर हम, और बाकी है तो ये लिख देंगे, अदरवाइज एक और एग्जाम्पल है बढ़िया वाला, और ये पेपर में बहुत आता है, कंपटीशन में जा रहे हैं, मेरे बच्चे सोल्व बहुत ही रेयर है। कहता है आपके पास एक ऐसा लिखा मिलेगा I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव, क्या होगा जी इसमें? पहली बार देखने में आपको लगेगा ये क्वेश्चन या तो आधा लिख दिया है, कुछ और दिया ही नहीं,
इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा कि सेंट्रल एटम कौन है और साइड एटम कौन है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। इसमें क्या है, सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन, इसके साथ जुड़े भी कौन है, आयोडीन, ऐसे सेंट्रल एटम भी कौन है, आयोडीन, और उसके साइड एटम भी कौन है, आयोडीन, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, ऐसे ये आपका सेंट्रल एटम, ठीक है। इसलिए पेपर में बहुत बार यही पूछा जाता है। अब सॉल्व करो इसको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आयोडीन के, सबके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके 7 ही होते हैं, तो कितना आएगा 7। कितने मोनोवैलेंट एटम है, सिर्फ 2 आर। नेगेटिव कितना है, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 2, कितना आएगा 10, 5 आ जाएगा। 5 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d। sp3d को लिखो, आयोडीन बीच में लिख देते हैं, 5 लाइन बना दो। अब आप चेक करो सिर्फ बॉन्ड कितने बनाने हैं, 2, एक ये आयोडीन और एक ये आयोडीन, एक तो खुद ही है, तो आयोडीन ऊपर आ जाएगा और एक आयोडीन इधर आ जाएगा, बाकी क्या आएंगे, लॉन्ग पेयर। क्या शेप बनी, लीनियर बनी, तो कहते हैं I3 नेगेटिव की शेप क्या होती है, लीनियर होती है, ठीक है जी। तो ये था जी एक कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जितने भी एग्जाम्पल ऑलमोस्ट हो सकते हैं वो सारे मैंने बता दिए आपको। पेपर में इनमें से ही कोई एक आएगा, 1, 2, 3 कंप्लीशन टाइप का भी बता दिया है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। सारे एग्जाम्पल से आप दोबारा फिर घर पे ट्राई करिएगा, ताकि जितना खुद बना के देखोगे उतना ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आज यहाँ तक कीजिए, बाकी कल करते हैं।